असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में हमने 12 डायग्राम्स थी हमारे, ठीक है। 6 डायग्राम थी इंक्रीज के साथ और 6 डायग्राम थी डिक्रीज के साथ। इन डायग्राम्स को ड्रॉ करते हुए कोई प्रॉब्लम आई हो आपको, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हो जी? हाँ नहीं दुआ कर दी थी हमने कि जो 12 डायग्राम, हाँ चले, हाँ जी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें जी, पूछो। देखिए इंडिपेंडेंट गुड्स अगर हो तो याद रखिएगा, गुड एक्स की प्राइस या चेंज होने से गुड वाई की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसकी क्वांटिटी सेम रहेगी। यानी हमने जो इक्विलिब्रियम बनाना है उसी लेवल पे, वाई के लेवल पे ही रहते हुए इक्विलिब्रियम थोड़ा आगे या पीछे बनेगा, ठीक है। वाई का लेवल को चेंज नहीं करना, क्योंकि इंडिपेंडेंट गुड है। अगर वाई इंडिपेंडेंट गुड है, एक्स की प्राइस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, वाई की क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाई की क्वांटिटी सेम रहेगी, ठीक। इन्फीरियर, अच्छा हाँ सुन लें, इन्फीरियर गुड की प्राइस बढ़ जाए तो क्या फर्क पड़ेगा उसकी क्वांटिटी पे? कोई स्टूडेंट इसका आंसर दे सकता है? इसका आंसर दे सकता है, बल्कि ठहर जाए, नहीं, हाँ 50 में वही देख रहा हूँ, है भी नहीं इतने, हाँ है, नहीं उधार नहीं, ठहर जाए। 100 रुपया इनाम दूंगा उस स्टूडेंट को जो इस जवाब को आंसर करेगा, इस क्वेश्चन का आंसर देगा। सुन लें, सवाल सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि अगर फर्ज कीजिए गिफन गुड है, उनके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं। गिफन गुड है, इनकम बढ़ने से उस पे क्या फर्क पड़ेगा, या इस क्वेश्चन को उसका इक्विलिब्रियम कैसे शो करवाएंगे, या इस क्वेश्चन को चेंज करके बता रहा हूं कि अगर इंफीरियर गुड है तो प्राइस चेंज होने से क्या फर्क पड़ेगा उसके इक्विलिब्रियम जी? सेम रहेगा जी। और कोई स्टूडेंट? 1 बाय 1 पहले हाथ उठाइए फिर बताइए जी। क्वेश्चन ये है, वो कह रहा है कि सर आपने इंफीरियर गुड बताया, इनकम फैक्ट में इंफीरियर गुड बताया, ठीक है, लेकिन आपने प्राइस इफेक्ट में इंफीरियर गुड नहीं बताया। या इसी क्वेश्चन को दूसरे एंगल से कह रहा है, सर प्राइस इफेक्ट में आपने गिफन गुड बताया लेकिन इनकम इफेक्ट में गिफन गुड नहीं बताया। तो अगर वो एग्जामिनर पूछ ले तो हम कैसे आंसर करेंगे? अब समझ आ गया आपको जी? अब बताइए, कोई स्टूडेंट आंसर कर सकता है? सेम जी। प्राइस के साथ बढ़ेगी क्वालिटी। सर प्राइस बढ़ जाएगी तो डिमांड नहीं बढ़ेगी। प्राइस बढ़ जाएगी, डिमांड बढ़, इंफीरियर गुड की प्राइस बढ़ जी नहीं, सारे गलत बता रहे जी। इंफीरियर गुड की आप आखिरी क्वेश्चन जी सुन लीजिए, ये मैं पहले वापस डाल लूं। ये क्वेश्चन ही गलत है, आई कैप कभी भी ऐसे नहीं पूछेगा, इसलिए रीजन सुन लें। नहीं आपने नहीं कहा, मुझे आवाज नहीं आई, नहीं मुझे आवाज नहीं आई, या आपने वोट नहीं, आपने देखिए आपने कहा हो, लेकिन एक तरीकाकार होता है। वैसे अव्वल तो मुझे आवाज ही नहीं आई, और दूसरा आपने पहले हाथ उठाना था, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता तो फिर आपने बुलाना था। ये ऐसे तो बहुत सी आवाजें आती रहती हैं। नहीं भाई, आपको बताना चाहिए था, सुन ले, रीजन सुन लीजिए। आपने शायद गिफन गुड की डेफिनेशन नहीं पढ़े। गिफन गुड की डेफिनेशन में वो कहता है गिफन गुड का ताल्लुक प्राइस से है, इनकम से नहीं है। गिफन गुड को डिफाइन करते हुए कहता है कि ये वो गुड्स हैं जिनकी प्राइस इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होती है, इनकम नहीं। भैया मेरे भाई, मुझे जरा जज्बाती ना हो, ये कोई बात नहीं यार, अगली दफा सही फिर क्या बात है, ठीक है कभी कभी मौका मिलता है इतनी बड़ी दौलत अर्न करने का,
कोई बात नहीं, मिस हो गया तो सो हो गया, आप सब्र कीजिए। तो गिवन गुड का ताल्लुक होता है प्राइस से, इनकम से नहीं है, डेफिनेशन जाके देख लीजिए। उसी तरह इंफीरियर गुड का ताल्लुक होता है इनकम से, उसको डिफाइन करते हुए प्राइस का वर्ड यूज नहीं करता। इसीलिए प्राइस इफेक्ट में गिवन तो पूछ सकता है, इंफीरियर गुड कभी नहीं पूछेगा। इसी तरह इनकम इफेक्ट में इंफीरियर तो पूछ सकता है, गिवन कभी नहीं पूछेगा, कभी नहीं पूछेगा। क्लियर होगी ये बात भैया? और की क्वेश्चन? चलिए अब आते हैं हम अपनी इकोनॉमिक्स की सबसे मुश्किल डायग्राम की तरफ। ठीक है, ये इकोनॉमिक्स, अगर आपने ये डायग्राम ड्रॉ करना सीख ली तो इसका मतलब है इसके बाद इकोनॉमिक्स में कोई ऐसी डायग्राम नहीं है जो आप ड्रॉ ना कर सके। फिर इकोनॉमिक्स की सारी डायग्राम आपके लिए आसान हो गई। ये इकोनॉमिक्स की सबसे मुश्किल डायग्राम हम बनाने जा रहे हैं। ये है क्या, पहले इसको कंसेप्चुअली समझ लीजिए भैया, कंसेप्चुअली समझ ले पहले। इधर अटेंटिव मेरे भाई, कंसेप्ट निकल जाएगा फिर आप पूछते रहेंगे। सुन लीजिए, आपको याद है कि हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या था? इफ प्राइस ऑफ ए गुड डिक्रीजेस इट्स क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीजेस एंड वाइस वर्सा। फिर इसके बाद हमने ये स्टडी किया था कि प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप क्यों है, दूसरे लफ्जों में डिमांड कर्व का स्लोप नेगेटिव क्यों है। हमने पढ़ी थी 3 रीजन। एक तो थी ना लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनलिटी, उसको तो अलग कर देते हैं, बाकी रह गई 2 रीजन। याद है कौन कौन से थे? इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यानी प्राइस, कंसेप्ट सुनिएगा, प्राइस डिक्रीज होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हुई। रीजंस क्या है? 2, इनकम इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। इनकम इफेक्ट क्या कि जब चीजों की प्राइसेस डिक्रीज होती हैं, कंज्यूमर की परचेजिंग पावर, रियल इनकम बढ़ जाती है, वो ज्यादा चीज खरीदते हैं उसको, यह है इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? जब किसी चीज की प्राइस कम होती है तो दूसरी गुड के जो कंज्यूमर है, सब्स्टिट्यूट गुड के जो कंज्यूमर है, वो जब देखते हैं कि वही चीज अब सब्स्टिट्यूट सस्ते में अवेलेबल है, वो शिफ्ट कर देते हैं, वो अपनी गुड को छोड़ के इस गुड की तरफ आ जाते हैं। ये था हमारा प्राइस और डिमांड का नेगेटिव रिलेशनशिप, यानी डिमांड कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने की 2 रीजन। फिर से सुन लीजिए, हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि अगर प्राइस डिक्रीज हो तो क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, अगर कोक की प्राइस कम होती है तो कोक की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। इसकी रीजन में हमने 2 बड़ी रीजन पढ़ी थी, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या था कि जब कोक की प्राइस कम होगी तो पेप्सी के कंज्यूमर कोक की तरफ शिफ्ट करेंगे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और इनकम इफेक्ट क्या था? जब कोक की प्राइस कम होगी तो कोक के एग्जिस्टिंग कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर बढ़ेगी, वो पहले की निस्बत ज्यादा कोक इस्तेमाल करेंगे। 2 रीजन, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। इसी तरह वो कहता है, जो इसका मतलब ये हुआ, प्राइस कम होने से जो डिमांड में टोटल चेंज आएगा उसकी 2 रीजंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट। भाई ये बात समझ आती है आपको? फिर से सुन लें, अगर प्राइस कम होगी तो डिमांड में जितना चेंज आया उसकी 2 रीजंस हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और दूसरा इनकम इफेक्ट। इसका मतलब है क्या? मैं ये कह सकता हूं कि टोटल प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। क्या मैं ये कह सकता हूं? ये इक्वेशन समझ आ रही है ना आपको, कि टोटल प्राइस इफेक्ट जो है इसकी 2 रीजंस होती हैं। ये हमने बेसिकली कंसेप्ट निकाला है, लॉ ऑफ डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड क्यों है, वहां से इसकी बेस वहां बनती है। ठीक है, अब वो कह रहा है लेकिन मुझे इसको आप डायग्राम के जरिए से एक्सप्लेन करो कि जो टोटल इफेक्ट है उसमें से मुझे डायग्राम में शो करवाओ कि कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना इनकम इफेक्ट है, कितना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है और कितना
इनकम इफेक्ट है। यानी कहता है इन डिफरेंट, इसको हम कहते हैं एक्सटेंडेड एनालिसिस ऑफ प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट क्या होता है? प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी पे जितना फर्क आए उसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। भाई यही ना प्राइस इफेक्ट, प्राइस चेंज होने की वजह से क्वांटिटी पे जितना फर्क आए उसे कहते हैं प्राइस इफेक्ट। कहता है अब इसके दो हिस्से करके दिखाओ, इसके दो हिस्से करके, यानी मुझे साबित करो कि जो टोटल प्राइस इफेक्ट है इसमें इसकी रीजंस दो होती हैं, सब्स्टिट्यूशन और इनकम इफेक्ट। मुझे बताओ टोटल प्राइस इफेक्ट में कितना पोर्शन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का है और कितना पोर्शन इनकम इफेक्ट का है, साबित करो। हमने कहा बिल्कुल ठीक। इसका मतलब ये हुआ कि हम प्राइस इफेक्ट शो करवाएंगे, लेकिन फिर उसके हमें दो हिस्से करने पड़ेंगे। प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने पड़ेंगे, एक हिस्सा होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और एक होगा इनकम इफेक्ट। ये बात समझ आ रही? क्योंकि टोटल प्राइस इफेक्ट के प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ी, इसकी दो रीजंस होती हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। तो प्राइस इफेक्ट के भी दो हिस्से हम कर सकते हैं। तो प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करना यानी इसे सब डिवाइड करना सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में और इनकम इफेक्ट में, इसे कहते हैं एक्सटेंडेड एनालिसिस, एक्सटेंडेड एनालिसिस ऑफ प्राइस इफेक्ट। तो अभी डायग्राम आपके सामने ड्रॉ होने जा रही है एक्सटेंडेड एनालिसिस। वो एग्जाम में कहता है भाई साबित करो क्या कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। साबित करो डायग्राम की मदद से, इंडिफरेंस कर्व की मदद से। अटेंटिव हो कि आपने देखनी है वर्किंग सारी जो भी आपके सामने होने जा रहे हैं। मुझे बताइए ये जो एक्सटेंडेड एनालिसिस है, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट, इसमें हम जो डायग्राम बनाएंगे वो प्राइस इफेक्ट वाली डायग्राम होगी बेसिकली या इनकम इफेक्ट वाली? प्राइस इफेक्ट वाली, प्राइस इफेक्ट वाली डायग्राम, क्योंकि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू उसके आगे दो। और यहाँ पे इनकम से मुराद रियल इनकम है, परचेजिंग पावर ज्यादा होना। यहाँ पे इनकम से मुराद मनी इनकम नहीं है, क्योंकि कंज्यूमर की अगर इनकम इंक्रीज हुई हो ना उसमें तो फिर हम दोनों साइडों से डायग्राम को चेंज करते हैं। यहाँ पे इनकम से मुराद रियल इनकम है, इनकम से मुराद, इसको बल्कि मैं लिख भी देता हूं, रियल इनकम। रियल इनकम और नॉमिनल इनकम में फर्क पता है ना आपको? जब हमें सैलरी पिछले साल 10,000 मिलती थी, इस साल 20,000 मिलती है, तो हमारी नॉमिनल इनकम चेंज हुई है। लेकिन अगर सैलरी पिछले साल 10,000, इस साल भी 10,000 ही है, फर्क सिर्फ यह कि इस साल चीजों की कीमतें आधी हो गई हैं, तो हम इस सूरत में भी पिछले साल की निस्बत अमीर हो गए। हालांकि हमारी नॉमिनल इनकम नोटों की तादाद उतनी है, लेकिन चूंकि चीजों की प्राइस कम हो गई, परचेजिंग पावर हमारी बढ़ गई, इससे भी हमारी इनकम बढ़ी है। लेकिन इस इनकम को इकोनॉमिस्ट कहते हैं रियल इनकम। नोटों की तादाद बढ़े इसको कहते हैं मनी इनकम, परचेजिंग पावर बढ़े इसको कहते हैं रियल इनकम। यहाँ पे कंज्यूमर की इनकम नहीं बढ़ रही, बल्कि प्राइस कम होने से उसकी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, इसलिए इसे रियल इनकम कहते हैं। वरना आप कहें सर आपने तो ये सिर्फ एक एंगल से ही आपने बजट लाइन को चेंज किया है, इनकम फैक्ट में तो दोनों एंगल से चेंज होता है। वो तब होता है जब कंज्यूमर की इनकम चेंज हो। ये कंसेप्ट समझ आ गया? अब देखें एक्सटेंडेड एनालिसिस कैसे ड्रॉ करना है। हमने डायग्राम थोड़ी बड़ी बनाऊंगा ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हमने वर्किंग कैसे करनी है। ये है हमारे पास गुड एक्स, ये है गुड वाई। अब बताइए सबसे पहले क्या करना है मैंने? ओरिजिनल इक्विलिब्रियम नॉर्मल तरीके से बनाइए। ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, ये हमारा हो गया बजट लाइन नॉट। यहाँ पे तकरीबन मिड में मैंने टारगेट पॉइंट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, और ये हमारा हो गया IC नॉट। ठीक है, ठीक है, कोई मसला तो नहीं है। चले IC नॉट, और ये हमारा हो गया, थोड़ा सा मुझे लग रहा है ये ऊपर नीचे हो गया। हाँ अब ठीक है, अब ठीक है, चलें ठीक, बट ठीक है, पहले से बेहतर है। 12 चलें, डी होती तो मतलब था, लेकिन इतनी बड़ी डी नहीं है। अब ये हमारा आ गया ओरिजिनल इक्विलिब्रियम।
ई नॉट, क्वांटिटी ये वाई की क्वांटिटी, यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब वो ये कहता है कि आपको पता है ये मैंने क्यों रिलेट किया, क्यों किया बताइए? ताकि वो बजट लाइन के ऊपर ना अपनी हद के लिमिट के अंदर ही रहे, लिमिट से बाहर ना जाए, लिमिट क्रॉस ना करे। शाबाश। अच्छा अब बताइए, प्राइस इफेक्ट शो करवाना है हमने, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम, ये शो करवाना है। तो हमें प्राइस इफेक्ट शो करवाना है ना। बताइए प्राइस गुड एक्स की चेंज करूं कि वाई की? अच्छा आई कैप या इस क्वेश्चन में ये कभी नहीं बताता कि प्राइस इंक्रीज करें कि डिक्रीज करें। हमें क्या करना चाहिए? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि प्राइस इफेक्ट शो करवाने के लिए प्राइस बढ़ानी चाहिए? कितनों का ख्याल है कम करनी चाहिए? तो भैया मैंने हमेशा बताया, अगर आई कैप ने कुछ ना बताया हो तो इनकम है तो बढ़ाएंगे, प्राइस है तो उसको कम करेंगे। आप यार मुझे मार वाली बात कर रहे हैं भाई, अगर हमारे पास ऑप्शन है तो इजी वाली ऑप्शन सेलेक्ट कर रहे हैं, डिफिकल्ट वाली क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं? तो इसमें लिख लें, इसको आपने हमेशा प्राइस डिक्रीज के साथ प्रैक्टिस करनी है, इंक्रीज के साथ नहीं करना। अब देखें यहां पे ये हो गया हमारा बजट लाइन 1, बजट लाइन 1। बोर्ड पे लिखने का कुछ नुकसान है तो कुछ फायदा भी है। अगर मैंने पेपर पे लिखा होता तो मैं इसको इरेज ना कर पाता। ठीक है, चले बहरहाल यहां तक क्लियर है, कोई इशू नहीं है। अब सुनिए सबसे अहम काम जो हमने यहां पे करना है। देखिए प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने हैं हमने, एग्री करते हैं? एक है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, एक है इनकम इफेक्ट। मुझे बताइए किसी चीज के दो हिस्से करने के लिए क्या करते हैं? उसके ऊपर छुरी चलानी पड़ती है, कुल्हाड़ा मारना पड़ता है, फिर वह दो हिस्से होता है ना। तो यहाँ पे भी हमें किसी छुरी किसी कुल्हाड़े की जरूरत पड़ेगी ताकि प्राइस इफेक्ट के हम दो हिस्से कर सकें, यानी सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम। और आपको पता है डायग्राम में जब भी हमने कोई छुरी कुल्हाड़े से मुराद कोई ना कोई कर्व भी है कि हमने कोई ना कोई ऐसा कर्व ड्रॉ करना है जो टोटल प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से कर दे, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को इधर कर दे, इनकम इफेक्ट को उधर कर दे। इस पॉइंट पे आपने अब वो कर्व ड्रॉ करना है, उसको कहते हैं हाइपोथेटिकल बजट लाइन। उस कर्व को क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल बजट लाइन। प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल बजट। फिर बताइए प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए, प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए जो लाइन ड्रॉ की जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइपोथेटिकल बजट लाइन। हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करने के दो असूल हैं। हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करने के दो असूल है। पहला असूल ये पैरेलल टू न्यू बजट लाइन हो लेकिन टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व हो। हाइपोथेटिकल प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए क्या किया जाता है? हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ की जाती है। हाइपोथेटिकल बजट लाइन में दो खसूसियात होनी चाहिए। पहली खसूसियत पैरेलल टू न्यू बजट लाइन बट टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। ये समझ आ रहा है? टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व बट पैरेलल टू न्यू बजट लाइन। अब पैरेलल क्या होता है? एग्जैक्ट आमने सामने, जैसे रेल की पटरियां होती हैं ना, पैरेलल चलती हैं, ठीक है, वैसे हमारा भी इंडिफरेंस कर्व पैरेलल होना चाहिए। लेकिन टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व, जाहिर है यहाँ पे हमारे पास एक ही इंडिफरेंस कर्व है, दूसरा तो है नहीं, तो टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए। अब देखिए मेरे पास फुट्टा होता तो मैं बेहतरीन सा हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ कर लेता। अरे भाई ये छोटा सा फुट्टा है, नहीं ऐसे नहीं, मैं यहाँ पे फुट्टा रखता और देखता कहाँ पे ये टेंजेंट हो रहा है, ठीक है, उसको लाइन लगा देता मैं। लेकिन अब चूंकि फ्री हैंड से मैंने ड्रॉ करना है, 19-20 का मार्जिन जहन में रखें। लेकिन एक चीज कि जो मैं हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करूंगा इसमें दो चीजें आपने नोट करनी है। पहली चीज, क्या ये तकरीबन पैरेलल टू न्यू बजट लाइन है, और दूसरा क्या ये तकरीबन टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व है। तकरीबन का वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ, फ्री हैंड से ड्रॉ करना 19-20 हो जाता है।
ये बात समझ आई आपको? अब देखिए, मैंने कोशिश करूंगा कि एग्जैक्ट सा कर्व आपके सामने बन सके, उम्मीद नहीं है वैसे मुझे। बहरहाल अच्छा ऐसे नहीं चले, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है। डंडी मारने की कोशिश मैंने वाकई की थी, कोई बात नहीं। चले अभी देखते हैं भाई, यहां तक ठीक आ रहा था, ये ठीक है। नहीं नहीं, ये अब तकरीबन ये पुराने वाला है, अब ये तकरीबन ठीक है, 19 में तकरीबन ठीक है। अब देखें, क्या ये पैरेलल टू न्यू बजट लाइन है? क्या ये टेंजेंट टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व है? यहां पे टेंजेंट। भाई एग्री करते हैं इससे? ये हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करने का असूल समझ आ गया? मुझे बताइए, हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ किस लिए करते हैं? प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लैदा, इनकम इफेक्ट लैदा। और बताइए हाइपोथेटिकल बजट लाइन ड्रॉ करने के असूल क्या है? पहला असूल पैरेलल टू न्यू बजट लाइन, दूसरा टेंजेंट टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। अब इसका मतलब है ये हाइपोथेटिकल बजट लाइन आ गई, इसको हम कहते हैं बजट लाइन है ये बीएल। बीएल के साथ स्लैश डाल देते हैं इसके ऊपर, स्लैश कहते जो भी है, ये हाइपोथेटिकल बजट लाइन। अब इसको हम कहते हैं हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। ये भी तो एक भाई, ये भी एक बजट लाइन है, इंडिफरेंस कर्व के साथ टेंजेंट है, इक्विलिब्रियम तो है, लेकिन कौन सा? हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। भाई बजट लाइन हाइपोथेटिकल है तो इक्विलिब्रियम भी हाइपोथेटिकल ही होगा। अब सुन लें, यहां तक बात समझ आ गई? आगे वाला काम इंतहाई आसान। नया इक्विलिब्रियम कहां पे आना चाहिए? डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड क्या है। टाइप ऑफ गुड क्या है? अब सुनिएगा, अगर टाइप ऑफ गुड है नॉर्मल या इंफीरियर या गिफन, तो हमारा यहां तक काम तो सेम है। अगर कहता है एक्सटेंडेड एनालिसिस बताओ नॉर्मल गुड का, तो हमारा बताइए अब आखिरी काम हमने करना क्या भला? न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट आइडेंटिफाई करना है। कहता है एक्सटेंडेड एनालिसिस बताओ नॉर्मल गुड का, तो हमारा न्यू इक्विलिब्रियम आएगा इन दोनों इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे। फिर सुन लें, यहां तक आपने डायग्राम बना ली। इसके बाद न्यू इक्विलिब्रियम डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड क्या है। अगर कहता है नॉर्मल गुड है, तो नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? दोनों इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे। अगर कहता है टाइप ऑफ गुड इंफीरियर है, तो नया इक्विलिब्रियम आएगा दोनों के दरमियान में। अगर कहता है टाइप ऑफ गुड गिवन गुड है, तो नया इक्विलिब्रियम आएगा दोनों इक्विलिब्रियम के लेफ्ट साइड पे। अरे सुन लें, अगर वो एग्जाम में हमसे पूछता है कि एक्सटेंडेड एनालिसिस शो करवाओ नॉर्मल गुड का, यहां तक काम तो हर केस में सेम होगा। आखिरी जो नया इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ करना है ना, वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ गुड कौन सी है। अगर टाइप ऑफ गुड नॉर्मल है, तो नया इंडिफरेंस कर्व, नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? दोनों इक्विलिब्रियम के राइट साइड पे। इंफीरियर है तो दोनों इक्विलिब्रियम के दरमियान में। दोनों इक्विलिब्रियम के दरमियान में नहीं कह रहा, दोनों इक्विलिब्रियम के दरमियान में। और अगर गिवन गुड का एक्सटेंडेड एनालिसिस है, तो फिर नया इक्विलिब्रियम कहां आएगा? दोनों के लेफ्ट साइड पे। ये बात समझ आई? अब मुझे बताइए, आप पे छोड़ता हूं, बताइए नॉर्मल गुड का बनाऊं, इंफीरियर का बनाऊं या गिवन का? जी तीनों का। शाबाश, चले बनाया था। मुझे कोई टेंशन नहीं है, मैं फाइज के बाद मेरी कोई क्लास नहीं है। मुझे आप तीनों का कहें, मैं तीनों का बनाने को तैयार हूं। तीनों का बना, कोई इशू नहीं है। पहले नॉर्मल गुड का बनाते हैं। नहीं अभी समझ ऐसे थोड़ी आती है समझ। हाँ,
अब मुझे ये बताइए, अगर नॉर्मल गुड है तो हमारा नया इक्विलिब्रियम कहाँ आना चाहिए? दोनों के राइट, यानी हमारा एक्सेप्टेबल रीजन होगा यहां से लेके यहां तक। डायग्राम की प्रेजेंटेशन प्रूव करने के लिए हम कौन सा पॉइंट सेलेक्ट करते हैं? तकरीबन सेंटर, ये ठीक है। अब क्या करना है? डिफरेंस कर, थोड़ा सा ऊपर, थोड़ा डी है तो बहुत आसान काम, वरना फ्री हैंड से थोड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं सही नहीं है ये, नहीं बिल्कुल स्ट्रेट नहीं है, वो तो नीचे से भी आप कहेंगे बिल्कुल स्ट्रेट है, वो तो अल्टीमेटली होना ही है इस तरह। IC1 न्यू इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया? ये ठीक है, ये आ गया हमारा न्यू इक्विलिब्रियम E1। भाई यहां तक क्लियर है? अब आप कहेंगे सर नहीं, पहले मुझे ये बताइए कि प्राइस इफेक्ट कहां से कहां तक है? E0 से, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर लूं ताकि इफेक्ट आपको शो करवा दूं अच्छे तरीके से, वरना थोड़ा सा, हाँ ठीक है, मेहरबानी आपकी। ये हमारे थे गुड X, जिसको हमने कहा था नॉर्मल। अब मैं आपसे अगर पूछूं कि प्राइस इफेक्ट शो करवा रहे थे ना, प्राइस इफेक्ट कहां से लेके कहां तक है? E0 से, यानी ये नोट कीजिएगा, फिर ना कहिएगा सर ये क्या आप कर गए, ये एरो इसी साइड भी आ रहा है ना, ये सारे का सारा क्या है? प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल है? ओल्ड इक्विलिब्रियम से लेके न्यू इक्विलिब्रियम तक। प्राइस इफेक्ट किसके इक्वल है? न्यू इक्विलिब्रियम तक। आपके सामने है, ये सारे का सारा प्राइस इफेक्ट है। अब सुने, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां से लेके कहां तक है? ओल्ड इक्विलिब्रियम से लेके हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम तक। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां से लेके कहां तक है? ओल्ड इक्विलिब्रियम से लेके हाइपोथेटिकल। ओल्ड इक्विलिब्रियम ये है, हाइपोथेटिकल ये है, यहां से लेके यहां तक। ये हमारा क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट SE। और इनकम इफेक्ट कहां से लेके कहां तक है? हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम से लेके न्यू इक्विलिब्रियम तक, यानी यहां से लेके यहां तक। तो अब देखें, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। साबित हो गया कि नहीं? नहीं मैं नहीं छाया, अच्छाई तो हमारी हाइपोथेटिकल बजट लाइन है भाई, जिसकी वजह से हम इसके दो हिस्से करने के काबिल हुए। तो हाइपोथेटिकल बजट लाइन किस लिए बनाई जाती है? प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए। इसकी दो अहम खसूसियात क्या है हाइपोथेटिकल बजट लाइन के? पैरेलल टू न्यू इंडिफरेंस कर्व, टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस कर्व। जी कुछ समझ आया? नहीं अभी ऐसे नहीं, अभी तो सिर्फ एक ही डायग्राम बनेगा। अब बताइए, अब कह नहीं सर अभी नहीं समझ आया, दोबारा समझाए। दोबारा, अब बिल्कुल ठीक है, दोबारा समझाए। अब की बार मुझे बताइए टाइप ऑफ गुड क्या रखनी है, इंफीरियर के गिफन? कितने स्टूडेंट का? अच्छा बनाऊंगा मैं एक ही, इंफीरियर बनवा लें या गिफन बनवा लें? कितने स्टूडेंट का ख्याल है इंफीरियर? कितनों का ख्याल है गिफन? गिफन वाले ज्यादा। अच्छा वैसे मजे की बात बताऊं आपको, इंफीरियर वाली ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मल में तो मुझे पता है इसे बाहर बाहर ही बनाना है, और गिफन में मुझे पता है इससे पहले पहले बनाना है। ये जो दरमियान में सेटलमेंट करनी होती है ना, ये थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अब आपने गिफन कह दिया हुआ। अच्छा चलें ठीक है, पहले ये इंफीरियर बना लेते हैं, उसके बाद फिर अगर आपने कहा गिफन भी बना दूंगा, ऐसा क्या मसला? हाँ कौन सा 5 मिनट नहीं लगते इसमें, ये कौन सी मुश्किल है? 5 मिनट
तो देखिए आपको साथ ले लेके चला फिर भी 10 मिनट में डायग्राम बन गई है। अब सुनिए, इंफीरियर गुड आपने कहा है, ये हमारी डायग्राम अटेंटिव रहेगा इधर, और ये है गुड, हाँ थोड़ा नीचे, हाँ शाबाश, ये होता है तजर्बे की बात। भाई को पता चल गया कि एंड में जाके मुझे मसला होता है। उसने कहा गुड एक्स और गुड वाई, और ये है ये, अच्छा अब इधर क्या लिखूं, नॉर्मल गुड लिखूं क्या, ना इन्फीरियर गुड। अब देखिए सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तो हर केस में बनेगा ना, तो देखिए मैं ओरिजिनल इक्विलिब्रियम बनाने लगा। ये देखो, ये हमारा ज्यादा पीछे, ये लो भैया, भाई जैसे आप कहते हैं मैं आपके इशारों पे, ये ले। अब ठीक है, ये हो गया BL नॉट। क्या करना है, ओरिजिनल इक्विलिब्रियम तकरीबन मिड में पॉइंट सेलेक्ट किया, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे, ज्यादा दोबारा कोई मसला नहीं, जैसे आप कहते हैं। अब जिस तरह आप मेरे से फरमाइशें कर रहे हैं ना, उसी तरह टेस्ट में मैंने आपसे फरमाइशें करनी है। नहीं नहीं नहीं, अभी आपकी मर्जी चलेगी। ये ले अब ठीक है, IC नॉट इक्विलिब्रियम आया हमारा, ये पुरानी लाइन है इसलिए आपको लग रहा है जी। ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम E नॉट। भाई यहां तक कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना भला, इसको अपनी हद में रहना चाहिए ना। नया न्यू बजट लाइन, बताइए प्राइस इफेक्ट कहाँ है? ये नहीं कहा प्राइस इंक्रीज के डिक्रीज, क्या करूं, प्राइस डिक्रीज से। प्राइस डिक्रीज से वो इनवर्ड आएगा कि आउटवर्ड की तरफ जाएगा? BL1। अब क्या करना है, हाइपोथेटिकल बजट लाइन किस लिए बनाते हैं? प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से करने के लिए, ठीक है। हाइपोथेटिकल बजट लाइन की दो खसूसियात क्या हैं? पैरेलल टू न्यू बजट लाइन, टेनियन टू ओल्ड इंडिफरेंस। ठीक है, अब मैं थोड़ी सी जरा चालाकी खेलने लगा, मैं पहले ही डिसाइड कर लिया इधर से लेके, ठीक है। ये आ गया टेनियंट, नहीं क्या मतलब, बिल्कुल ठीक है। ये ले ये और इसके बाद नहीं, इधर से डिस्टेंस कम है वैसे। ये कम है, ये ज्यादा है, मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। नहीं मेरा ज़मीर नहीं मान रहा। चले ठीक है, आप हमें चलें बस, ये ठीक है तक। अब ये हमारा कौन से वाला इक्विलिब्रियम है? ये बजट लाइन हाइपोथेटिकल, और ये है हाइपोथेटिकल इक्विलिब्रियम। अब मुझे बताइए कि अगर हम नॉर्मल गुड का एक्सटेंडेड एनालिसिस कर रहे हैं तो नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? दोनों के राइट साइड पे। इंफीरियर गुड का अगर हम इक्विलिब्रियम बना रहे हैं दोनों इक्विलिब्रियम के दरमियान में, और अगर गिवन गुड का बना रहे हैं दोनों के लेफ्ट साइड पे। अब आपने इंफीरियर का कहा, इसलिए मेरा नया इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? दोनों के सेंटर में। अब ये यहां से ये है हाइपोथेटिकल, ये है ओल्ड, तो मैंने तकरीबन दरमियान में पॉइंट ये सेलेक्ट कर लिया। अब क्या करना है भाई? हाँ, इंडिफरेंस कर बनाइए, थोड़ा सा ऊपर थोड़ा सा पीछे। IC1। अब ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम है वाला? E1 न्यू इक्विलिब्रियम है।
अब ये आपने ध्यान रखना है इसका, ये न्यू इक्विलिब्रियम है। अब देखिए आपके सामने 3 इक्विलिब्रियम है, ओल्ड, हाइपोथेटिकल, न्यू। कितने इक्विलिब्रियम है? 3, ओल्ड, हाइपोथेटिकल, न्यू। ई नॉट, तो ये E1 नहीं है, ये E1 नहीं है, E1, ई नॉट, ओल्ड, हाइपोथेटिकल, न्यू। अब मुझे बताइए प्राइस इफेक्ट कहां से लेके कहां तक है? ओल्ड से लेके न्यू तक। ये है प्राइस इफेक्ट। एग्री करते हैं? क्या मतलब जी? नहीं, आगे नहीं जाएंगे। देखिए असूल क्या है हमारा? प्राइस इफेक्ट होगा ओल्ड इक्विलिब्रियम से न्यू, असूल के ऊपर है ना हमने। अब आप सोच रहे होंगे सर ये प्राइस इफेक्ट छोटा सा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा है, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि जब प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्राइस से ज्यादा कैसे हो सकता है? ये सोच रहे हैं ना। हाँ, हमने असूल के मुताबिक चलना है। डायग्राम खुद साबित करेगी कि ये कैसे पॉसिबल है। असूल के मुताबिक प्राइस इफेक्ट क्या है? ओल्ड से शो करवा दिया। असूल के मुताबिक बताइए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां से कहां तक है? ओल्ड से हाइपोथेटिकल तक, यहां से लेके यहां तक, ये सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है असूल के मुताबिक। ऐसे ही है? तो बताइए असूल के मुताबिक इनकम इफेक्ट कहां से कहां तक है? हाइपोथेटिकल से न्यू तक। अब हाइपोथेटिकल से न्यू तक जाने के लिए बैक आना पड़ेगा कि आगे जाना पड़ेगा? बताइए हाइपोथेटिकल से न्यू की तरफ आने के लिए प्लस की तरफ जाना पड़ेगा कि माइनस की तरफ आना पड़ेगा? माइनस की तरफ। इसका मतलब है एरो ये इस तरह बनेगा, इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट। ठीक है। अब देखें प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट साबित होता है कि नहीं? यानी सुन लें, प्राइस इफेक्ट प्लस 3 इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस 5 और फिर इनकम इफेक्ट -2। अब बताइए 3 प्राइस इफेक्ट 3 है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 5 है, क्या पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इनकम इफेक्ट -2 है। ठीक है, इसलिए साबित होता है प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। भाई क्लियर हुई बात? अब इसमें खुद मुझे बताइए कि इंफीरियर गुड है तो इसमें इनकम इफेक्ट जो है इंफीरियर गुड में, ठीक है, इनकम बढ़ी है, प्राइस कम, इनकम, तो क्वांटिटी कम होनी चाहिए थी कि नहीं? हाँ, देखिए इनकम इफेक्ट नेगेटिव है। इसका मतलब है इंफीरियर गुड का इनकम इफेक्ट हमेशा नेगेटिव आएगा। रीजन समझ आई आपको? ठीक जी मेरे भाई। प्राइस इफेक्ट के दो हिस्से कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। हाँ जी, प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू सब्स्टिट्यूशन प्लस इनकम, यही पढ़ रहा है। नहीं, वाई की तरफ तो हमने इफेक्ट शो ही नहीं ना करवाना, हमने तो सिर्फ एक्स, देखिए एक साइड पे शो करवाना होता है और हम एक्स एक्सिस पे शो करवा देते हैं, ये हमारे लिए इजी होता है। जी जी पूछिए। बिल्कुल ऐसे, हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही होता है ना। पहले तरतीब से चलते हैं। प्राइस के अब एंड पे जो कंक्लूजन हम कहते हैं उस तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल सुन लें, चीज की प्राइस कम हुई, इसकी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बढ़नी। देखिए प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव, प्राइस इफेक्ट हमें क्या बता रहा है? चीज की क्वांटिटी, यही बता रहा है ना। ये क्लियर हो गया प्राइस इफेक्ट। आगे चलें, क्या ये गिवन गुड है? क्या ये इंफीरियर गुड है? इंफीरियर गुड में इनकम इफेक्ट बताइए क्या होता है? इनकम बढ़ती है, इनकम बढ़ती है तो गुड की क्वांटिटी बढ़ती है कि कम होती है? नेगेटिव होता है ना रिलेशनशिप।
तो यहाँ पे देखें ये इनकम फैक्ट नेगेटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये साबित कर रहा है। वहां पे देखें नॉर्मल गुड थी, वहां पे नॉर्मल गुड थी, प्राइस इधर भी कम हुई, प्राइस इफेक्ट इधर भी पॉजिटिव ही है, लेकिन यहाँ पे गुड नॉर्मल थी। तो इनकम इफेक्ट बताइए पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? देखें इनकम फैक्ट इधर पॉजिटिव ही है क्योंकि ये नॉर्मल गुड थी। इंफीरियर गुड के केस में बताइए इसका इनकम फैक्ट पॉजिटिव आना चाहिए था कि नेगेटिव? नेगेटिव, देखिए नेगेटिव ही है, रिवर्स को जा रहा है। ठीक है, बात समझ आई? अगर बात समझ आई तो मेरे अगले क्वेश्चन का जवाब दीजिए। गिवन गुड वाला मैं आपको इक्विलिब्रियम अभी नहीं करवाया, मुझे बताइए अगर गिवन गुड का एक्सटेंडेड एनालिसिस करेंगे प्राइस इफेक्ट पॉजिटिव जाएगा कि नेगेटिव हो जाएगा? हाँ जी नेगेटिव जाएगा, क्योंकि उसमें भी हालांकि प्राइस डिक्रीज हो रही है, लेकिन गिवन गुड में प्राइस डिक्रीज होने के बावजूद क्वांटिटी डिक्रीज करती है, तो उसका फिर इफेक्ट नेगेटिव आएगा। अब क्लियर हो गया मेरे भाई? हाँ, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट भी इसी तरह। हाँ जी बिल्कुल, आसानी के लिए आपने सिर्फ याद रखना है क्या कि प्राइस इफेक्ट है एक्सटेंडेड एनालिसिस में, प्राइस इफेक्ट है ओल्ड से न्यू का फर्क, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है ओल्ड से हाइपोथेटिकल, और इनकम इफेक्ट है हाइपोथेटिकल से न्यू। सिंपल, ये असल चीज याद करें एग्जाम में लेके जाने के लिए। बाकी लॉजिक जो है वो तो एंड पे हम ये देखने के लिए कि डायग्राम सही बनाई है कि नहीं, उस हिसाब से चेक कर लेते हैं लॉजिकली भी। असल में आपने जो याद रखने वाली चीज है वो क्या वाला कि प्राइस इफेक्ट इज इक्वल टू ओल्ड से न्यू तक और ओल्ड से हाइपोथेटिकल तक, हाइपोथेटिकल से न्यू तक इनकम इफेक्ट। जी जी हाँ, ये रियल इनकम को कह रही है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि असल में कंज्यूमर की इनकम तो चेंज हुई नहीं। कंज्यूमर की इनकम चेंज होती तो हमारा कर्व वैसे ना बनता, बल्कि दोनों साइड से आगे लेके चलता। बढ़ गए सर, इसको फिर उस तरफ जाना चाहिए, मतलब बढ़ना चाहिए। नहीं, अगर नॉर्मल गुड होती तो बढ़ती, ये इंफीरियर गुड है। प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ी, इससे एग्री करते हैं? प्राइस कम होने से रियल इनकम बढ़ी, इससे एग्री करते हैं। तो जब इनकम बढ़े तो इंफीरियर गुड की क्वांटिटी बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इनकम बढ़ने से इंफीरियर गुड की क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बोले ना ऐसे ना करें, ठीक है, इसीलिए वो कम हो रही है। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? जी मेरे भाई, प्राइस कम होने से प्राइस कम होने से क्वांटिटी बढ़ रही है, कम होने से इनकम बढ़ रही है और उससे क्वांटिटी कम हो रही है। हाँ नहीं सर, वो इतना ना, आप सिर्फ इतना ध्यान में रखिए। देखिए हमारा पहला मकसद ये है, हमने पेपर पास करना है, उसके बाद हत्तुल इम्कान जितना कुछ हो सकता है मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। ठीक है, इससे ज्यादा कंसेप्ट आपको फायदे के बजाय नुकसान देगा, इसलिए जो बता दिया यहीं तक रिटेन करें, इससे ज्यादा ना करें। अच्छा आप मुझे बताइए, अगर आप कहें तो गिवन गुड भी बना दूं? कितने स्टूडेंट का ख्याल है बना दूं गिवन गुड? कितने स्टूडेंट का ख्याल है कि नहीं हम खुद बना लेंगे? अच्छा मुझे यकीन नहीं है वैसे, चले ठीक है। अगर मुश्किल आपके लिए होम असाइनमेंट है, आपने तीनों डायग्राम बनानी है, एक्सटेंडेड एनालिसिस, नॉर्मल भी, इंफीरियर, गिवन भी। नॉर्मल और इंफीरियर आपने खुद चेक कर लेनी है, गिवन मैं चेक करूंगा। अगर मुझे क्लास में 10 स्टूडेंट की डायग्राम गलत नजर आ गई ना गिवन गुड वाली, तो फिर मैं पहले ये डायग्राम बनाऊंगा, फिर आगे लेक्चर की तरफ चलेंगे। अच्छा भाई सुन ले, ठहर जा भाई, ठहर जा। आपका चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, अब इसका मतलब क्या भला? MCQ। शाबाश, MCQs इसके थोड़े ज्यादा है, तो मैं ये नहीं कह रहा कि कल डिस्कस करेंगे, ये हम कल नहीं नेक्स्ट वीक में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक में आपको पता है रिजल्ट है, तो मंडे ट्यूसडे तो प्रोबेबली क्लास नहीं होगी। नेक्स्ट वीक में जब भी हमारी पहली क्लास हुई, तो चैप्टर 4 के MCQs आपने करके लाने, हम वो डिस्कस करेंगे। क्लियर होगी ये बात? चलिए।